नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत कर रहे हैं उस खबर के साथ जो कि मुंबई महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी हलचल का कारण बना। 7 जून को बकरीद है, उससे पहले कुर्बानी का मुद्दा गर्म है। महाराष्ट्र के गौ सेवा आयोग ने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि 5 दिनों के लिए यानी कि कल से लेकर 8 जून तक पशु बाजार बंद रहेगा। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों में इससे रोष दिखा, इस फैसले की आलोचना हुई, बैठकों का दौर चला और खूब सियासत हुई। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों का कहना है कि आयोग बकरीद से पहले पूरे सप्ताह भेड़ बकरियों सहित सभी जानवरों की बिक्री एक तरह से रोक रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में गौवध पर पहले से ही सख्त कानून है। गौ सेवा आयोग का जो ये निर्णय है, इन कानूनों को और सशक्त करने की दिशा में कदम माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य इस अवधि के दौरान गायों और बछड़ों के अवैध वध को रोकना है। लेकिन मुस्लिम समुदाय का कहना है कि पूरे बाजार को ही अगर बंद कर दिया गया तो बकरी, भैंस, भेड़ जैसे जो गैर प्रतिबंधित जानवरों का व्यापार है वो भी बंद हो जाएगा। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने आयोग के अधिकारों पर सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की इस तरह से कोशिश हो रही है। मुद्दा गरमाया तो आज मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। बैठक के बाद हालांकि ये साफ हो गया कि बकरीद पर कुर्बानी पिछले सालों के नियमों के मुताबिक होगी। आयोग के सुझाव को अंतिम फैसले के रूप में न देखा जाए। उधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को सलाह दे दी है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए वो वर्चुअल बकरीद मनाएं। कोई भी हमारा जब हिंदू त्यौहार आता है, होली जब होती है तभी हम लोग को फुकट के एडवाइस दिए जाते हैं कि ड्राई होली मनाओ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होली मनाओ। जब भी हमारा दिवाली आता है तभी पटाखे मत बजाओ, उसके वजह से एनवायरनमेंट को हानि होती है। अभी वही सब जो हमको जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो? क्यों नहीं बोलते ऐसे? क्यों नहीं पूरा मुस्लिम समाज साथ में आके ऐसा सोचता है कि चलो हमारे इस त्यौहार के वजह से इतने सब बकरियों को काटा जाता है, चलो हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली बकरी बनाते हैं। कहाँ गए वो पशु प्रेमी? नहीं, ऐसा है कि सोसाइटी जब एनओसी देगी तो बकरे कटेंगे वहाँ पर। ये पहले से हो रहा है, तो ये लोग प्रेसाइज कर रहे हैं कि सोसाइटी एनओसी देने ना पाए। ये क्रिश सुमैया हैं, कुछ और लोग हैं, नीतीश राणे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके। बेचारे जो है ना सिर्फ 24 घंटे इसी काम में लगे रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते रहो। हमने समझाया कुछ लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं, ज़रा उनको रोकिए आप। और जिस तरह से पहले आपने कुर्बानी करवाई है उससे होना चाहिए। सोसाइटीज़ के अंदर अगर एनओसी है तो म्यूनिसिपैलिटी को उनको परमिशन देना ही चाहिए। मुंबई आयुक्त ने और मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने और तमाम ऑफिसरों ने मुख्यमंत्री के सामने हमको आश्वासन दिया है कि जिस तरह से हर साल बकरीद होती है, अच्छी तरह से होती है, उस तरह से भी होगी। और जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां जो दिखाई दी थी उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेगा और वो कमियां अभी दिखाई नहीं देगी। तो जिस तरीके से गौ सेवा आयोग ने अपील की है कि 1 हफ्ते तक जानवरों की खरीद फरोख्त ना हो, उसके चल के कितना ज़्यादा असर पड़ेगा इसके ऊपर? मुझको लगता है कि उसके लिए कोई नया GR, कोई नई गाइडलाइंस आई है। और लगातार बयानबाजी इस पे हो रही है, बकरीद को किस तरीके से मनाना चाहिए, ऐसे बयान आ रहे हैं। खास करके मंत्री जो है नितेश राणे कहते हैं इको फ्रेंडली है, वर्चुअल बकरीद मनाई जाए, ऐसी सलाह दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इस देश के संविधान ने हर व्यक्ति को, वो किसी भी समाज का हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सबको अपने त्यौहार मनाने के लिए आज़ादी दी हुई है। आज हम कुर्बानी करते हैं, ये हमारा रिलीजियस एक फरीज़ा है जिसको हमको अंजाम देना है, जिसको हमको करना है। आज हमारे हिंदू भाई है, बहुत सारे देवी और देवताओं के नाम पे बलि दी जाती है। तो एक धार्मिक परंपरा है जो हर एक को मनाने का इस देश में अधिकार है। और अब दूसरी अहम खबर मुंबई से दिखाते हैं, जहां जेप्टो पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। मुंबई के धारावी इलाके में जेप्टो के गोदाम में जिस तरह से खाने की चीज़ों पर फंगस मिला, एक्सपायरी सामान मिला, FDA की बड़ी कार्रवाई हुई, लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया। नज़र बनी हुई है, आगे भी इस तरह से गाज गिर सकती है। दिखाते हैं आपको सुजाता द्विवेदी की ग्राउंड रिपोर्ट। FDA की टीम जब आपके घरों तक 5 से 10 मिनट में जो मांगो वो सामान पहुंचाने वाले जेप्टो के गोदाम में घुसी तो वहाँ ये आलम था। सड़े गले फल, फफूंदी लगी ब्रेड, मियाद निकल चुके सामान और गंदगी के ढेर वहाँ मिले। हाइजीन के कुछ इशू थे, क्लीनलीनेस के कुछ इशू थे। जैसे जो फूड प्रोडक्ट है वो एज पर द नॉर्म्स पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेंटेन किया गया नहीं था। कुछ जगह फंगस जैसा प्रोडक्ट दिख रहा था।
कुछ जगह पे जो वाटर स्टोरेज का फैसिलिटी था वो सही नहीं था, कुछ प्रोडक्ट थे जो आउटडेटेड हुए थे, एक्सपायर्ड हुए थे, तो इस तरह से कुछ कमियां पाई गई, जिसके आधार पे हमने वो 31 को ही तुरंत लाइसेंस सस्पेंड किया है। खाने पीने के कुछ सामान फर्श पर पड़े मिले, कुछ कोल्ड स्टोरेज का तापमान भी तय मानकों से नीचे। अब जेप्टो ने सफाई दी है। खाद्य सुरक्षा और सफाई के मानकों को बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। हमने अपने स्तर पर समीक्षा शुरू कर दी है और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर इसे पूरी करने के लिए काम कर रहे हैं। हम सामने आई खामियों को सुधारेंगे। जेप्टो के इस धारावी गोदाम में जो कुछ निकलकर सामने आया, उसने ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों पर लोगों के भरोसे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अब स्वच्छता और क्वालिटी से ज्यादा रफ्तार को तरजीह दी जा रही है? ऐसे में एफडीए की इस कार्रवाई को महज एक कार्रवाई तक सीमित ना रखकर कैसे इन ऑनलाइन क्विक कॉमर्स डिलीवरी कंपनियों पर अब ठोस कदम उठाए जाते हैं, ये देखना होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिस पर महिला सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक भयावह खबर आपको बेलगावी से हम दिखाते हैं, जहां नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल कर बार बार उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की के बॉयफ्रेंड के उकसावे पर यह हुआ है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूरी खबर देखिए। पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई 15 साल की नाबालिग लड़की की आप बीती रोंगटे खड़े करती है। इस घटना के सामने आने के बाद से बेलगावी शहर शर्मसार है। माता पिता ने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है, उसके मुताबिक उनकी बेटी के साथ उसके एक दोस्त और दोस्त के 5 साथियों ने पिछले साल दिसंबर में बलात्कार किया। इसका वीडियो भी बनाया गया। लड़की को ब्लैकमेल कर जनवरी में दोबारा बॉयफ्रेंड और उसके 2 साथियों ने उसका यौन शोषण किया और इसका भी वीडियो बनाया। ये लोग एक बार फिर नाबालिग लड़की पर दबाव बना रहे थे। तब उसने अपने माता पिता को सब बताया। ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ। आरोपियों में से एक ने उससे दोस्ती बनाई। पीड़ित को एक सुनसान जगह बुलाकर दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। दिसंबर में इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। फिर विक्टिम को ब्लैकमेल कर जनवरी में बुलाया और दोबारा गैंगरेप किया। ಆ ಘಟನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ वीडियो रिकॉर्डिंग ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ। इस मामले में कुल 6 आरोपी हैं, जिनमें से 5 पुलिस की गिरफ्त में हैं। 6ठा आरोपी फरार है, हालांकि उसकी पहचान हो चुकी है। गिरफ्तार 5 में से 2 आरोपी नाबालिग हैं। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में जरूरत है बच्चों को जागरूक करने की, ताकि वो सचेत रहें, क्योंकि सिर्फ कानून के सहारे इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोले की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई। उनके विवादित बयान को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस बीच उनके वकील ने कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर गंभीर आरोप लगाए हैं। शर्मिष्ठा के वकील के मुताबिक जेल में बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। शर्मिष्ठा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें किडनी स्टोन की भी समस्या है। अखबार और मैगजीन भी नहीं दी जा रही है। कोर्ट से बुनियादी सुविधाएं देने की अपील की गई है। शर्मिष्ठा के वकील से बात की हमारी सहयोगी श्रेयसी ने। First of all, the arrest was done in a very harakiri manner. 35(3) BNSS notice was served upon her. That is what they are claiming. At the time of serving that notice, the door was locked at her home. Subsequently, they prayed before the learned CJM at Alipur for issuance of warrant of arrest against her. And on the strength of the warrant of arrest, she was arrested and produced before this learned court. We feel that there are various ways of serving a notice of 35(3) PNSS that has been prescribed by law. It should have been affixed in some conspicuous place. She could have been served with a notice through her email ID or through her mobile phone, which hasn't been done in this case. So the arrest was done in a very harakiri manner. Sir, if you could just tell the viewers what are the principal allegations that the Kolkata police are looking into in this course of investigation? See, so far the allegation that has been made out against her is that she had made some comments over social media which did not go down well with certain sections of people. So they are actually verifying those statements. They are actually looking into the video, and probably they will come up with a better result next time. Let's see. We are keeping our fingers crossed, and we are trying to ensure that she is enlarged on bail as soon as possible. और अब परेशान करने वाली तस्वीरें पूर्वोत्तर से आपको दिखाते हैं।
बीते 4 दिनों से जारी लगातार भारी बारिश और बाढ़ के कारण 34 लोगों की जान चली गई है। सिर्फ असम की ही बात करें तो 3.5 लाख से ज़्यादा लोग बताया जा रहा है कि बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम के अलावा बाकी राज्यों में भी देखें तो कई ऐसी नदियां हैं जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पूर्वोत्तर के राज्यों में तबाही कितनी भयानक है, इसके लिए आपको सिर्फ तस्वीरों को देखना है। पहली तस्वीर अरुणाचल प्रदेश से है। ये वीडियो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट किया है। ओंजा जिले का ये वीडियो डरावना है। ये जगह भारत, चीन और म्यांमार के करीब है। यह एक बरसाती नदी उफान पर है। लहरों से टकराकर पुल कांप रहा है। पुल पर फंसा शख्स ऊपरी बंधी रस्सी को थामे लगातार जान बचाने की कोशिश कर रहा है। पानी की प्रचंड लहरें पुल को ध्वस्त करने पर आमादा हैं। लहरों के शोर के बीच लोगों की आवाजें भी आ रही हैं। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई को देख रहे लोग चिल्ला चिल्लाकर हौसला बढ़ा रहे हैं। सर, रस्सी थामे रहो, रस्सी छोड़ना मत। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस वीडियो को साझा करते हुए लोगों से अपील की है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दूसरी तस्वीर असम के सिलचर की है, जहां बाढ़ और बारिश ने 132 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मकान, दुकान, मंदिर सब डूबे हुए हैं। एक दिन में इतनी बारिश सिलचर के लोगों ने पहले नहीं देखी थी। बारिश और बाढ़ से बेहद खराब हालात हैं। जून महीने के पहले दिन 415.8 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पहले सिलचर में साल 1893 में यानी 132 साल पहले 290.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। सिलचर की सड़कों और रास्तों की हालत देख लीजिए। एक एक कदम चलना मुश्किल है, लेकिन इन डूबी हुई सड़कों से होकर जाना मजबूरी है आम आदमी, और कर भी क्या सकता है। और ऐसी सड़क पर अगर गाड़ी बंद हो जाए तो क्या कीजिएगा। इस शख्स को देखिए, कमर तक पानी भरा है। भारी बाइक को खींचने के सिवाय कोई चारा नहीं। तीसरी तस्वीर असम के लखीमपुर की है, जहां तक नजरें जाती हैं सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस आपदा के बीच एक मां अपने बेटे के साथ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रही है। जान बचाने के लिए केले के खंबे को नाव का रूप दे दिया गया। केले के खंबे पर मां बेटे सवारी कर रहे हैं और खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लखीमपुर के खूनासुती और दूसरे इलाके में भारी जल भराव है। जानकारी के मुताबिक 200 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अल्फा माथोरी जैसे क्षेत्रों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है और 14 गांवों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश के साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का पानी छोड़ा जाने से हालात और बिगड़ गए हैं। चौथी तस्वीर असम के जोरहाट की है। खेत डूबे हैं, सड़क कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। दूर दूर तक ऐसा ही मंजर नजर आ रहा है। जिधर नजर दौड़ाइए वहाँ पानी ही पानी है। लोग एक ओर से दूसरी ओर जाने का रास्ता बना रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोग सुरक्षित जगहों की ओर ले जाए जा रहे हैं। पांचवी तस्वीर सिक्किम से है। 2 दिन से फंसे सैकड़ों सैलानी किसी तरह सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। तीस्ता नदी का यह मंजर डरा रहा है। नदी उफान पर है। पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इस पुल को देखिए, लोगों की आवाजाही जारी है। नदी का पानी
इसके ऊपरी हिस्से तक पहुंच रहा है। सिक्किम में मौसम की इस मार के बीच 1600 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए थे। 2 दिन बाद इनको निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। We started in the morning around 8 o'clock from Lachung, and approximately the tourist count is 1600, including 750 male and 560 approx female, and children are 380. There were multiple landslides across Lachung to Phidang. So around 8 to 10 landslides were there, and we were trying to clear it all. So last night evening only it got cleared, and today morning we started evacuation. सिक्किम में हुए जबरदस्त भूस्खलन में सेना के 2 जवानों और एक पोर्टर की भी जान चली गई। छठी तस्वीर त्रिपुरा की है। हालात संभालने के लिए खुद मुख्यमंत्री माणिक साहा को सड़कों पर उतरना पड़ा। त्रिपुरा के निचले इलाकों में पानी ही पानी है। लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ रहा है। सरकार ने जिन 34 शिविरों का इंतजाम किया, जिसमें 8000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी त्रिपुरा और खोवाई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने यहां आने वाले दिनों में भारी बारिश के साथ साथ तेज हवा चलने की भी चेतावनी दी है। और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। राम जन्मभूमि पर बनाए गए राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या सज धज कर तैयार है। रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर भी अपनी अनुपम छटा बिखेर रहा है। प्रशासन चाक चौबंद है। बात राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की है, इसलिए अयोध्या के लिए, अयोध्या और प्रभु श्री राम में आस्था रखने वालों के लिए ये दिन, ये घड़ी बेहद खास है। श्री राम जन्म स्थान पर बने भव्य राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा यूं तो 5 जून को होगी, लेकिन इससे जुड़े आयोजनों और अनुष्ठानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। शुरुआत हुई कलश यात्रा से। शाम 5 बजे करीब 100 से 150 महिलाओं ने कलश में सरयू का पावन जल भरा और हनुमानगढ़ी होते हुए राम जन्मभूमि यज्ञ मंडल में प्रवेश। प्रायश्चित कर्म पूजा इससे पहले ही पूरी की जा चुकी थी। अब इस जल का इस्तेमाल राम दरबार और 6 मंदिरों में देवी देवताओं के स्नान में किया जाएगा। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने, देख लो इनको अपने नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। प्राण प्रतिष्ठा का मूल अनुष्ठान 3 जून सुबह 6:30 बजे से शुरू होगा। मूर्तियों को सरयू जल से स्नान कराया जाएगा। 4 जून को सभी मूर्तियों को जल, अनाज, फल, दूध और दही से स्नान कराया जाएगा और 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से 11:40 के बीच पूरा कर लिया जाएगा। प्रथम तल पे सोने के दरवाजे नहीं हैं। प्रथम तल पे तो जो भी दरवाजे हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से टीक वुड के बने हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी तीर्थराज प्रयाग, काशी, देवप्रयाग, हरिद्वार, अयोध्या और दूसरे धार्मिक स्थलों से आमंत्रित 101 ऋत्विजों को सौंपी गई है। राम दरबार राम मंदिर के प्रथम तल पर होगा। राम दरबार में प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। भगवान श्री राम और माता सीता सिंहासन पर विराजमान हैं। हनुमान जी प्रभु और माता सीता के चरणों में बैठे हैं, जबकि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पास में खड़े हैं। इन मूर्तियों की ऊंचाई लगभग 4.5 फीट है। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें 21 मई को ही अयोध्या पहुंचा दिया गया था।
राजस्थान में मकराना के शुद्ध सफेद संगमरमर से ये मूर्तियां जयपुर के पांडे परिवार ने तैयार की हैं। भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां एक ही पत्थर से बनाई गई हैं, जबकि दूसरी मूर्तियों के लिए अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। जो पत्थर यूज़ किया है इसका बहुत, जो जैसा हमने पहले रामलला की मूर्ति बनाई थी उसी प्रकार का पत्थर है और बहुत अच्छा कार्य उसके अंदर हुआ है। अगर जितना हम कार्य करना चाहते थे, मतलब सोचते हैं कि जितना अच्छा कार्य हो सके वो पत्थर ने हमको और उससे अच्छा कार्य कर दिया। ये राम जी की कृपा बोल सकते हैं हम उसमें, कि भाई इतना अच्छा पत्थर मिला, उसमें इतना अच्छा कार्य हुआ और बहुत अच्छा पत्थर का ग्रेन बहुत अच्छा है, वाइटनेस बहुत अच्छी है। तो जब भगवान स्वरूप में वहाँ पे दिखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान वहाँ पे विराजमान है। राम मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का ये दूसरा चरण है। आयोजन बड़ा है, लिहाजा भक्तों की भारी भीड़ जुटने का अनुमान भी है। प्राण प्रतिष्ठा का ये अर्थ न मान लिया जाए कि सारा देश, पास पड़ोस के लाखों लोग इस अवसर पर इस आयोजन को देखने के लिए अयोध्या आ जाएं। अन्य ये किसी को भी बुलाया नहीं गया है। बड़ा कार्यक्रम करना मौसम के कारण संभव नहीं है। आप जैसे अपनी परिस्थिति के अनुसार दर्शन करने आते हैं वैसे ही आएं। प्राण प्रतिष्ठा के कारण 5 जून को आप लोग यहाँ पधार कर अनावश्यक परेशानी में न फंसे। अब हम आपको ये बताते हैं कि राम मंदिर परिसर में राम दरबार कहाँ है और बाकी 6 मंदिरों की लोकेशन क्या है। राम दरबार की मूर्तियां मंदिर के प्रथम तल पर रहेंगी। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में शिव मंदिर, अग्नि कोण यानी दक्षिण पूर्व में गणेश मंदिर, नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम में सूर्य मंदिर, वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम कोण में माता भगवती का मंदिर, उत्तर की तरफ मध्य में माता अन्नपूर्णा का मंदिर और दक्षिण की तरफ मध्य में हनुमान मंदिर है। इन मंदिरों में भी 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा पूरी कर ली जाएगी। इनके साथ ही मंदिर में सप्त मंडप भी बनाया गया है। इसमें महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और अहिल्या को समर्पित स्थल हैं। बाकी मंदिरों के साथ इनकी प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान भी 5 जून को ही पूरा किया जाएगा। जो मंदिर दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं के आराध्य श्री राम का है, जिस मंदिर से करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, सबकी नजर आज उसी अयोध्या नगरी और प्रभु श्री राम के उसी मंदिर पर है। और अपने अलग अंदाज से पढ़ाने के लिए मशहूर खान सर ने शादी कर ली है। पटना में आज उन्होंने रिसेप्शन पार्टी रखी। खान सर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर स्टेज तक लाए। इस खास मौके पर देश भर के प्रतिष्ठित शिक्षकों ने शिरकत की। साथ ही कई राजनेता भी इसमें शामिल हुए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हो या फिर एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी, ये भी रिसेप्शन में पहुंचे और दोनों को बधाई दी। खान सर ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर हाल में ही बड़ा सरप्राइज दिया था। उन्होंने एक लाइव क्लास के दौरान बताया था कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने शादी कर ली है। सिटी सेंटर शो में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।